वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। कृपया वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। ये पैसे का मामला है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जुड़े हुए वीडियो हैं, एनालिसिस से जुड़े हुए वीडियो हैं। अगर आप इसको स्किप कर कर देखेंगे तो माइट भी आप कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको आप मिस कर जाएं और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ मार्केट में उतरना बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों। तो कृपया करके आप वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद वीडियो को पूरा डिटेल्ड देखें, क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस को डिटेल में देखने पर ही आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं हम वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मार्केट स्टडीज में। मैं कपिल और आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। डॉक्टर रेड्डीज एक जाना माना नाम है। ये फार्मा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं वो लोग, उन लोगों ने भी इसका नाम सुना है, और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं हैं उनके लिए भी एक जाना पहचाना नाम है। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, ग्लोबल जेनरिक्स, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, एक लंबी चौड़ी रेंज है जिसमें ये काम करते हैं और इनका बहुत फैला हुआ लंबा चौड़ा कारोबार है बहुत सारी कंट्रीज में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफ कोर्स इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। आज हम इस शेयर के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर अभी फिलहाल किस स्टेज पे है और यहाँ हमें इस शेयर में एंट्री लेनी चाहिए या इसमें होल्ड करने की पोजीशन है या क्या इसमें फ्रेश बाइंग बनती है। और अगर हमने इसे ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, ऑलरेडी अगर हमारे पास है, तो क्या टारगेट्स बनते हैं, क्या सपोर्ट लेवल बनता है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एक बार चेक कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग इसके बेसिक फंडामेंटल्स से लेकर रिजल्ट्स तक जो है वो एनालाइज करेंगे। आप अभी हम पहले इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। मार्केट कैप जो है वो 77,607 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 4668 चल रहा है और 52 वीक हाई की बात करें तो वो 5515 है और जो कि अपने 52 वीक लो से ऑलमोस्ट डबल है। वो 2495 जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। डिविडेंड कंपनी पे करती है और फेस वैल्यू जो है वो 5 की है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो एक कंसर्न है। प्रमोटर होल्डिंग ओनली 26.8% है, बट कुछ भी उसमें से प्लेज नहीं किया हुआ है। स्टॉक का पी जो है वो 35.7 है और इंडस्ट्री का पी जो है वो 25.7 है। अब हम आगे चलते हैं और इसके रिजल्ट्स को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को इस कंपनी के बारे में ये बता दूं कि कंपनी ने अपनी डेट रिड्यूस करने की कोशिश की है और अपने डेट रिड्यूस किए हैं। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड जो है वो पे कर रही है और इस कंपनी को लेके जो कंसर्न है, जो मैंने जो कंसर्न बोला वो कंसर्न यहाँ पे नहीं शो हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग मेरे लिए ऑलवेज एक कंसर्न रहता है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई 11.75 है फॉर लास्ट 3 इयर्स, जो कि अच्छा नहीं है फार्मा सेक्टर के हिसाब से, क्योंकि फार्मा सेक्टर जो है उसके हिसाब से ये एक अच्छा आरओई नहीं दिखाई देता। बुक वैल्यू से 4.66 टाइम ट्रेड करता हुआ शेयर है। तो अब हम इसके बाद इसके पीएनएल के ऊपर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, और देखने समझने की कोशिश करते हैं कि पीएनएल में क्या पोजीशन बनती है। तो पीएनएल में अगर हम टॉप लाइन देखें मतलब सेल्स, तो सेल्स में
जो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है वो देखें तो 12.39% है। और अगर हम यहां देखने की कोशिश करें तो दिसंबर में 4,397 करोड़ की सेल रिपोर्ट हुई थी, जो अब 4,942 करोड़ की है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस दिसंबर 19 में 4,686 करोड़ के हुए थे, जो अब 4,403 करोड़ के हैं। तो एक्सपेंसेस के फ्रंट पे 200 करोड़ का डिक्रीज है ईयर ऑन ईयर। और अगर देखें तो प्रॉफिट जो है उसमें आपको एक शानदार जंप नजर आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दिसंबर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर दिखाई दे रहा है वो -289 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 539 करोड़ का एक शानदार नंबर नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसी नंबर को हम क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में ये नंबर 1156 करोड़ का था, जिससे अभी इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आधा रह गया है। लास्ट क्वार्टर की सेल और इस क्वार्टर की सेल ऑलमोस्ट सिमिलर थी। इवन लास्ट क्वार्टर की जो सेल्स फिगर है वो 4,911 है। मतलब कंपैरेटिवली अगर देखें तो इस बार की इस क्वार्टर की जो सेल है दिसंबर 2020 की उससे कम ही थी, अराउंड 30 करोड़। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस जो है लास्ट टाइम वो 3,755 करोड़ थे, जो कि एक बड़ा रीजन बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने का। एक बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों आया दोस्तों? क्योंकि यहां पर एक्सपेंस का एक बड़ा मेजर रोल आपको दिखाई देगा। जो एक्सपेंस 4,403 दिसंबर क्वार्टर में थे वो सितंबर क्वार्टर में 3,755 करोड़ है, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट 32.8% है और इंप्लॉय कॉस्ट जो है वो 92.32% है। तो इंप्लॉय कॉस्ट इवन लास्ट क्वार्टर में 1% इंक्रीज ही थी, इस क्वार्टर में वो 18.53% है। उसके बाद भी आपको यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लास्ट क्वार्टर में बहुत बेहतरीन नजर आता है। लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट के मेन रीजंस जो है वो इनके एक्सपेंसेस का कम होना है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट का भी एक रोल दिखाई देता है। तो ओपीएम परसेंटेज लास्ट क्वार्टर में 24% थी, इस क्वार्टर में वो 11% है। और ईयर ऑन ईयर देखें तो -7% थी, जो कि अब 11% है। तो ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार ओपीएम परसेंटेज नजर आ रही है, जो कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एक डिक्रीज और ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे डिक्रीज नजर आता है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट सिमिलर है, 85 करोड़ 86 करोड़। अदर इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है, लास्ट क्वार्टर में 58 करोड़ थी, अब ये 86 करोड़ है। इंटरेस्ट जो है वो हम देखें तो वो 15 करोड़ से 19 करोड़ हो गया है, लास्ट क्वार्टर में वो 25 करोड़ था। अब हम स्ट्रेट अवे एक बार हम डेप्रिसिएशन की फिगर भी मैं आप लोगों को बताता चलूं। डेप्रिसिएशन वो होता है जिससे कि एसेट्स की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू को हम ईयर ऑन ईयर मतलब टाइमली बेसिस पे उसको जो डेप्रिसिएशन होता है जिससे वो वैल्यू कम होती है तो उसको बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो दिसंबर 19 में 287 करोड़ थे, जो कि अब बढ़ के 311 करोड़ हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर 19 में -506 करोड़ था, जो कि अब प्लस में 295 करोड़ है। बट ये एक बहुत ही बेकार या आप कहें कि 1/4 या 1/3 नंबर जो है ये लास्ट क्वार्टर से नजर आता है। तो ईयर ऑन ईयर एक शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो ये नंबर बहुत ही डिक्लाइन नजर आता है। उसके बाद टैक्स की परसेंटेज देखें
तो टैक्स में 91% का जो है टैक्स दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट पूरा खत्म हो जाता है और नेट प्रॉफिट में मात्र 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहां नजर आता है। तो सारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो टोटल 91% टैक्सेस में चला गया और जो अमाउंट बचा नेट प्रॉफिट वो 28 करोड़ का रह गया। अब अगर हम बात करें कि इसका दिसंबर 19 का ईपीएस क्या था, तो वो -32.40 था, जो अब प्लस में 1.68 है। मतलब अगर हम देखें तो वो 33 पॉइंट इतने का इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि माइनस को पहले 0 एंड देन 1 प्लस 1.68 ईपीएस है। बट अगर वही ईपीएस हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 46.42 के ईपीएस सडनली 1.68 पहुंच गया। अब हम इसके बाद इसके सीएजीआर देख लेते हैं। 10 इयर्स का सीएजीआर 12% है, 5 इयर्स का सीएजीआर 8% है, 3 इयर्स का सीएजीआर 30% है और लास्ट 1 ईयर का सीएजीआर 49% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इसकी सेल्स फिगर पे भी एक बार ध्यान दे लें, मैं आप लोगों को सेल्स फिगर के बारे में भी बता दूं। तो सेल्स फिगर इतनी इंप्रेसिव नहीं दिखती दोस्तों, 10%, 3%, 7%, 10%, तो ये एक अच्छी सेल्स फिगर नहीं है। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में भी बात करें तो 5 इयर्स में वो माइनस नजर आती है। तो यहां पर देखने के बाद हम बैलेंस शीट पे एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या बैलेंस शीट में इन्होंने अपने शेयर कैपिटल बढ़ाए हैं या क्या किया है। तो शेयर कैपिटल 84 से 85 जाने के बाद अब 83 पे कंसिस्टेंट है। पीछे 5 या 6 क्वार्टर से 83 पे कंसिस्टेंट है। रिजर्व जो है वो इनके पास 16,584 करोड़ के रिजर्व है और बोरोइंग्स इनके पास जो है वो इंक्रीज हुई है इस क्वार्टर में। बट अगर देखें पीछे 4 या 5 क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स जो है वो डिक्रीज की है। तो कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस करी है। और इसके बाद अगर हम करंट लायबिलिटी को एक बार देखें कि करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं, तो करंट लायबिलिटी में जो मेजर पोर्शन है वो अदर लायबिलिटी आइटम है, जो कि एक बड़ा नंबर है 4049 करोड़ का। और ट्रेड पेबल जो है वो ट्रेड पेबल 2002 करोड़ के हैं। तो ट्रेड पेबल तो बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो तो टाइमली पेमेंट होने वाली बात है। बट जो अदर लायबिलिटी आइटम है वो इतना क्यों बढ़ा है, ये एक कंसर्न का मैटर हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम इनके फिक्स्ड एसेट्स देखें तो वो एक बार हम फिक्स्ड एसेट्स को भी एक्सपेंड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है अदर एसेट्स जो है इनके, वो अदर एसेट्स में जो मेन पोर्शन है वो ट्रेड रिसीवेबल्स का है। बिल्कुल करेक्ट है, 4113 इनके पास स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है, इन्वेंट्रीज हैं। और अदर एसेट्स आइटम भी 3177 है। कैश जो है वो इतने बड़े अमाउंट के बाद कैश जो है वो कम नजर आता है। यहां तक के एनालाइज करने के बाद हम इसके डेटर डेज देखते हैं, तो डेटर डेज इंप्रेसिव नहीं नजर आते। डेटर डेज में एक 100, 97, 98, 104, 94 एंड देन 105 मार्च 2020 तक की फिगर इन्होंने यहां पर दी हुई है, जो कि 105 है, जो कि मुझे कहीं से कहीं तक इंप्रेस नहीं करती। ये एक टाइम पर 60 डेज हुआ करती थी, इसको अप्रॉक्स 60 डेज तक ही होना चाहिए, बिलो 60 डेज वुड बी ग्रेट। अब अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो इसके प्रमोटर के पास इसके अप्रॉक्स 27% शेयर हैं, जो कि मैं दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूं।
FIIs ने भी इसमें अच्छा पैसा लगाया हुआ है, हालांकि उन्होंने अपनी होल्डिंग मार्च 2020 के कंपैरिजन में कुछ डिक्रीज की है, आधा 1% के आसपास। DIS ने अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली इंक्रीज की है, और पब्लिक के पास इसका 29.19% होल्डिंग है, और अदर्स के पास इसमें 0.22% की होल्डिंग दिखाई देती है। तो ये तो हो गए इनके फिनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बातें। मैंने आपको इनके प्रॉस कॉन्स बताने की कोशिश की। कुछ चीजें फेवरेबल हैं, जैसे कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, और कुछ चीजें जो हैं जैसे कि मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना, और जो बाकी के आप पॉइंट देखेंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनका जो इंटरेस्ट है वो अभी भी एक कंसर्न है, क्योंकि वो 63, 79, 89, 98 से स्लाइट डिक्रीज 90 है, तो ये 98 है जो कि एक बड़ा नंबर है। यहां पर अगर आप देखें तो 89 से 98 इंटरेस्ट का होना जो है वो इट्स नॉट गुड साइन। तो डेट रिड्यूस होने के बाद इनका इंटरेस्ट रेट और भी रिड्यूस होना चाहिए। ये मार्च 2020 की फिगर है, अभी इसके बाद की फिगर्स जब सामने आएंगी तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इंटरेस्ट की फिगर्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, वो फिगर्स अगर हम देखें तो 23, 23, 25 एंड 20 जो 19 की फिगर है वो एक इंप्रेसिव नंबर नजर आता है। तो टैक्सेस एक बड़ा इशू रहा, कि जिस टैक्सेस की वजह से इनका सारा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 295 करोड़ का, वो ओनली 28 करोड़ का रह गया। तो डॉक्टर रेड्डीज में फिनेंशियल पर जो है ये हमारा एनालिसिस है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक बार इसको चार्ट पर देखने समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर ये कैसा दिखाई देता है। तो अगर हम चार्ट पर इसको देखने की कोशिश करें और आज का इसका कारोबार देखें तो ये 4693 पर ओपन हुआ था, 4706 का हाई बनाता है, 4622 का ये लो बनाता है, और 4622.10 जो लो है उसी पर ये एंड हुआ, और आज का डे क्लोजिंग जो है वो 4626.20 है। तो अगर हम इसको चार्ट पर देखने समझने की कोशिश करें तो क्या पोजीशन बनती है वो एक बार हम देख लेते हैं। ये अपने 200 DMA से नीचे क्रॉस करने के बाद वापस एक जंप लेता हुआ आपको ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो पोजीशन यहां बन रही है उस पोजीशन के हिसाब से मैं आप लोगों को इस शेयर पर एक बार चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को पोजीशन दिखा देता हूं। बहुत ध्यान से आप लोग चार्ट पर इसकी एक बार पोजीशन देखिएगा। तो चार्ट में अगर मैं 5 डेज लगा के आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या पोजीशन इसकी बन रही है, तो 5 डेज में अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड काम करता हुआ नजर आपको आएगा। 4627 अप्रॉक्स 4620 जो है वो इसने 5 दिन में जो है यहां से 3 तारीख को जो ओपन हो रहा है वहां से लेके और आज के दिन तक का 2 दिन के अंदर इसने इसी सर्किट के अंदर काम करता हुआ दिख रहा है। 4620 से लेकर और 4710 तक। दोस्तों जब चार्ट हम एनालाइज करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें चार्ट के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट में अगर कहीं कोई गैप है तो वो डेफिनेटली फिल होता है। अब वो आज ही फिल होगा या कुछ दिन में होगा, बट ऑल गैप्स शुड बी फिल एंड विल बी फिल। तो एक यहां आप देखें तो 2 फरवरी 21 को
जिसने 4486 से जो जंप लिया था 3 तारीख को यानी कल सुबह, वो 4583 के ऊपर था। तो 4486-87 से लेके जो 4580 रुपए का जो जंप है, तकरीबन 100 पॉइंट का जो जगह है, वो गैप डेफिनेटली ये अभी भरेगा। तो इट मींस कि ये अभी डाउन आएगा। तो अगर डॉक्टर रेड्डीज जो है वो आप लोगों को, अगर अब मैं इसको 6 महीने के चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो डॉक्टर रेड्डीज एक बार आपको वापस इस बॉटम को टच करता हुआ दिखेगा दोस्तों। ये गैप जो है वो इसको फिल करेगा, और ये फिल करने के बाद यहां से इसी लेवल से, क्योंकि इसने पहले भी इसी लेवल से, अगर आप यहां पर देखें तो इसी लेवल से इसने एक बार शानदार रैली दिखाई थी। तो 43 और 4400 के आसपास का जो एरिया है, वहां से इसके अंदर वापस एक बाउंस बैक बनता है। तब तक के लिए आप लोग इसके अंदर होल्ड की पोजीशन बनाए रखें, और अगर आपने कोई फ्रेश बाइंग करनी है तो आप लोग इसके अंदर 4400 के आसपास इसको फ्रेश बाई कर सकते हैं। ये मेरा आप लोगों के लिए टारगेट है। इसमें आप 40 to 50 का 4400 पे लेने के बाद की पोजीशन बता रहा हूं। 40 to 50 का एक स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, और डेफिनेटली ये विद इन मंथ, आपको मार्च एंड तक 2 मंथ के अंदर अंदर ये ऑलमोस्ट 5500 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद एक साल के अंदर इसके अंदर एक शानदार रैली दिखाई देगी। और उसका रीजन है कि फार्मा सेक्टर के बारे में आगे काफी अच्छी न्यूज निकलकर आ रही हैं कि फार्मा सेक्टर को लेकर हमारी गवर्नमेंट, और आगे जो बजट हमने देखा था वो, उसको लेकर सब जगह एक पॉजिटिव माहौल है, जिसकी वजह से ऐसा दिखाई देता है कि फार्मा सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाला है। और कुछ डेफिनेटली जो फार्मा सेक्टर में जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जिन लोगों ने फार्मा सेक्टर के शेयर ले रखे हैं, वो डेफिनेटली एक शानदार अच्छी रैली यहां से देखने वाले हैं। माइट भी आप जब मार्केट में एंट्री करें तो थोड़ा लॉन्ग पीरियड जो है, लंबे पीरियड को माइंड में रख के कीजिए, कम से कम 2 साल या 5 साल के पीरियड को, क्योंकि शॉर्ट टर्म में माइट भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि कोरोना पीरियड से लेकर अभी तक मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखा दी है। तो माइट भी आपको टाइम बिंग जोन में आपको कुछ बिकवाली होती हुई दिखे, बट वो एक सडन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा। अगर आप साल 2 साल या 5 साल के टाइम लिमिट के साथ मार्केट में आते हैं तो डेफिनेटली आप यहां से एक अच्छा पैसा बनाकर जाएंगे दोस्तों। तो मेरी एनालिसिस आप लोगों को कैसी लगी, इसके ऊपर प्लीज वीडियो में कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन बताइएगा। वीडियो में जो बातें अच्छी लगी हो और उसके लिए भी, और जो बातें अच्छी ना लगी हो दोस्तों, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह अपनी एनालिसिस शेयर करता रहूं।